नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स के इस लेक्चर नंबर 2 को। लेक्चर नंबर 1 जो है वेक्टर का आपने देख लिया होगा, पूरी उम्मीद करता हूँ मैं। और चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा क्या बात करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, तो हम जो पढ़ेंगे भैया, आज से शुरू हो रहा है 12th बोर्ड का 2023-24 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। ये यूनिट का नाम है बेटे। चैप्टर तो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्जेस बोल लो, कुछ भी बोल लो, एंड फील्ड्स, ठीक, कुछ भी हो सकता है इसमें से, ठीक है। और आपको मालूम है ये आपका है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चलिए, तो और हम जिस बैच के लिए तैयारी कर रहे हैं 2022 और 2024 जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है, अब तो पेपर हो चुका है फिजिक्स का ये वाला, उसके लिए तो होगा नहीं, स्वाभाविक है, इतना हम सभी समझदार हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाद में बनेगी, पहले तो आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं बिना टाइम गवाए। बेटे, चार्ज की बारे में सब कुछ आपको याद रखना है। चार्ज, इट इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स बाय virtue of which particles can obtain या can give इलेक्ट्रिकली लिखो एंड मैग्नेटिक, है ना। गिव की जगह आप लिख सकते हैं हमें प्रोड्यूस भी, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, गिव से ज़्यादा अच्छा वही लग रहा है। मैग्नेटिक फिनोमेना। बच्चे बहुत ध्यान सुनना, जो चार्ज होती है ना, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट का मतलब होता है, बायोलॉजी में आप पढ़ते हो कि जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें हम एंसेस्टर्स भी कहते हैं, हम उनसे पैदा हुए हैं, इसलिए हम उनकी ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। ऑफस्प्रिंग को एक नाम प्रोजेनी भी दिया जाता है। प्रोजेनी का मतलब बेबी भी होता है, तो हम सब उनके बेबी हैं। कहीं ना कहीं आप देखते होगे कि बच्चों के जो आँख कान मुंह है अपने माता पिता से मिलते हैं, और जब ये मिलते हैं तो बड़ा इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं कि कुछ इनहेरेंट हुआ है, कुछ ऊपर से नीचे की तरफ आया है, तभी तो हम उनके जैसे कहीं ना कहीं दिखने लगते हैं। बस बेटा, तो ऐसे समझ जाओ कि कुछ चीज़ों में, जैसे पार्टिकल्स के अंदर उसके पहले से ही, शुरू से ही एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम कहते हैं चार्ज। सर, चार्ज के अलावा ऐसी और कोई एग्जांपल है कि? हाँ बेटा है, जैसे कहते हैं मास, ठीक है। याद रखिएगा, मास भी एक क्या होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। आपने पढ़ा होगा कि भैया अगर इस दुनिया में कोई चीज़ मौजूद है तो उसके पास मास भी होगी और उसके पास जगह भी होगी। वो जगह तो घेरता ही है, तो मतलब उसके पास वॉल्यूम भी है ही है, ठीक है ना कुछ है, मास है, उसके पास जगह होगी और मास तो होगा ही होगा। तो याद रखिए, चार्ज और मास दोनों की दोनों क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। बेटा, अगली प्रॉपर्टी होती है चार्जेस आर कंजर्व्ड। बेटे, कंजर्व का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो चार्ज होते हैं ये फॉलो करते हैं किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन को। किसको फॉलो करते हैं बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है बेटा? यही होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी destroyed, but they can only be transferred from one body to another बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बस ये चले जाते हैं। इनको ध्यान रखिए, इसे कहते हैं टोटल चार्ज होता है, कंजर्व होता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये क्या नाम है इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है जो, ये बेटा सिर्फ चार्ज के लिए नहीं है। याद रखिए, ये चार्ज के लिए तो लगता ही लगता है, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें जो कंजर्व होती है, जिनको ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है? बेटा, एक होता है मास, इसको भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही आप इसे बना सकते हैं, है ना। बस एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चार्ज हो गया, मास हो गया। बेटा, एक चीज़ होती है एनर्जी, इसलिए आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो आप पढ़ ही रहे हैं। क्या आप समझ में आ गई आपको मेरी बात? बहुत बढ़िया है ना। टोटल चार्ज हमेशा सुरक्षित रहता है, वो कभी भी नष्ट वष्ट नहीं होता है, ठीक है। बेटे, चार्ज के बारे में अगली प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, क्या है वो? इट इज क्वांटाइज्ड। सर, ये क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा समझा दीजिए। बेटे, क्वांटाइज का मतलब होता है कि जो चार्जेस हैं आर इंटीग्रल मल्टीपल। तो चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ये हो गया कि चार्ज को, बेटा मैंने तो आपको ध्यान रखना है, इट चार्जेस आर
डिनोटेड, ये डिनोटेड लिखा बेटा है ना, बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, इट्स SI, अगला पॉइंट बना रहा हूं बेटे, इट्स SI यूनिट इज कूलम, जिसको हम शॉर्ट में C भी लिखते हैं। कोई दिक्कत बेटे? तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि चार्जेस जो होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। तो इसको देखो, चार्जेस लिखा है ऐसा बेटा, इंटीग्रल मतलब ये क्या हुआ कि चार्ज ये जो चार्ज, ये जो NE होता है बेटा, मैं पहले बता दूं फिर आपको बताता हूँ उसके बारे में पूरा। यानी कि चार्ज क्वांटाइज है, तो इस तरह से बेटा चार्ज को लिखा क्यों, और ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। सर यहाँ पर n क्या है, E क्या है, और इंटीग्रल मल्टीपल मतलब समझ में नहीं आया। देखो बेटा n जो हो रहेगा वेयर, ध्यान सुनो, n की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, कि इंटीजर रहेगी। इंटीजर का मतलब क्या होता है बेटा, 1 2 3, यानी देखो या तो पॉजिटिव में नंबर हो माइनस में हो, लेकिन इंटीजर में कभी भी डेसिमल नहीं आता, कभी भी फ्रैक्शन नहीं आते। तो 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी तक बेटा n इज इक्वल टू क्या, कभी भी 1.5 2.3 4.5 होंगे नहीं सर, ये कभी भी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि आपने बताया कि n जो है वो सिर्फ इंटीजर ही अलाउड है। इसलिए कहते हैं बेटा चार्जेस आर इंटीग्रल। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर, E क्या होता है बेटा, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, मैंने इस बात को बहुत डिटेल में पढ़ाया है मोल कंसेप्ट में, है ना। अभी मैं बेटा 2023-24 की तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साथ चलते रहें, है ना। सुनते जाइए हर चीज़ को, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, कुछ भी आपसे छुपाने वाला कोई मामला नहीं है। हर चीज़ हम करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत तरह के, पूरा सिलेबस हम यहाँ पे खत्म करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, बस आप बने रहें, इसे देखते रहें, सुनते रहें। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा, मुझे मालूम है मार्केट में चल रही टेलीग्राम ये सब, तो मैं वो सब भी लिख दूंगा आपको धीरे धीरे, पर अभी आप कमेंट से काम चला लो, बाकी आपको सब मिल जाएगा। आप चाहो तो हमारे वहाँ जा करके अबाउट में चले आओगे तो आपको सब मिल जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, इंस्टाग्राम में जा सकते हो, कहीं से भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हो, मैसेज वैसेज करके, दुनियादारी है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए मेरे बच्चों, क्या इतना समझ में आया आपको कि चार्ज क्वांटाइज है, ये है वो है, सब आपने देख लिया बहुत अच्छे से, ऐसा यूनिट है ये है, ठीक है। अब चलिए बेटा और इसकी छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। जो चार्ज है ना बेटे, ये दो तरह का होता है, 2 टाइप्स। सर कौन कौन सा बेटा, एक होगा पॉजिटिव और एक कौन सा होगा बेटा, निगेटिव। अब बेटा और इसके बारे में अब आपको मालूम है, आपने मैग्नेट के बारे में बहुत बार पढ़ा है, क्या होगा कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करती है बेटा, रिपल, और जो बेटा अनलाइक चार्जेस है वो क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट। अनलाइक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपल करने लगेंगे। ये आपने सुना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए बेटा, जो चार्ज होता है ना, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है बेटा, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, बट नॉट हैव एनी डायरेक्शन। समझ गए? तो देखिए चार्ज के बारे में जब आए ना, तो देखो जरा मैंने कैसे 4 पन्ने लिख डाले, है ना। ये सिर्फ चार्ज के बारे में लिख रहा हूँ, तो कई लोग तो चार्ज को डिफाइन नहीं कर पाते कि कैसे क्या करना है ना। तो ये देखिए इतना आसान नहीं काम, इतना कोई कठिन नहीं है ना। मैंने यहाँ से शुरू किया तो मैं आपको बताया, तो देखो जरा कितना सारा मैंने लिख के रखा। तो इतनी थ्योरी भी आप याद रखिए अपनी, है ना। कभी आ जाए तो ये सब आपको पोत करके उनको दिखाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके। तो चार्ज के बारे में ये पढ़ा बेटा, क्या क्लियर हुई इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें ध्यान से, है ना। सुनते आना मुझे। सर आपने बताया कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है, ऐसा आपने लिखा था किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। आपने बताया कि जो चार्ज होता है वो एक मतलब ट्रांसफर हो जाता है बॉडी टू बॉडी में, क्लियर है ना। तो हमें ये जानना है सर, चार्ज तो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। इनमें से कौन सा वाला जो है ट्रांसफर होता है, विच चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कैन ट्रांसफर फ्रॉम, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड वाई। अब ये देखिए भैया, कौन सा चार्ज एक तो ट्रांसफर होता है और क्यों होता है, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं बेटा, ध्यान सुनना। देखो आंसर क्या है, कौन सा चार्ज होता है, तो यस नेगेटिव चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बेटा निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज
with positive charge present in nucleus with neutron which bind the positive charge, that is proton, with very strong nuclear फोर्स। हालांकि इतना सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, हाथ दुख गए, पर ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे पूरा आंसर लिखना है बेटा, ना कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, फिजिक्स है, पूछ लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन सा ट्रांसफर होता है और क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया, ये देखिए नेगेटिव ट्रांसफर होता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। देखिए ध्यान सुनिए बेटा, आपको मालूम है कि ये अगर एटम है तो इसके अंदर में लेयर पे लेयर बनाया था, ये मैंने न्यूक्लियस बना लिया अंदर, यहाँ पर न्यूट्रॉन है जिसके पास कोई चार्ज नहीं, जीरो होता है, यहाँ पर प्रोटॉन इसके पास पॉजिटिव होता है। ये बेटा एक दूसरे को खींच करके रखते हैं, और जिससे खींच के रखते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर हुई मेरी बात बच्चों, है ना? न्यूक्लियर फोर्स से एक दूसरे को खींच के रखते हैं। तो बनी बात है, प्रोटॉन का निकलना तो आसान नहीं है। तो कौन सी चीजें जो निकल सकती है बेटा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बाहर रिवॉल्व करता रहता है, तो इसका इजीली इट कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड। इसीलिए बेटा इलेक्ट्रॉन ही यानी कि नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि बाहर रिवॉल्व करता है, और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स से बना हुआ होता है ना। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। विच वन? द प्रोटॉन वन, द पॉजिटिव वन, बट द इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड बिकॉज इट इज सराउंडिंग अराउंड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस, व्हाट वी कैन से, है ना। इट इज द सेम थिंग। समझ गए आप मेरी बात, है ना, कि ये बाहर घूमता रहता है इसलिए इजीली निकल सकता है, ये नहीं निकल सकता, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया सर, ये तो हम समझ गए। चलिए अब हमें थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए कि सर कैसे कैसे कोई बॉडी जो है, आपने बताया, एक और चीज़ सुनते हैं, फिर अपन इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये क्या हुआ, ये हट क्यों नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ये, हाँ अब ठीक है ना, ये है तो हमारे पास, हम भूल जाते हैं बेटे। चलो कोई बात नहीं, बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा, पन्ना ही दूसरा ले लेते हैं, क्या कंजूसी है क्या कोई। चलो बच्चों, क्या बता रहा था मैं तुमको, और क्या बताया था मैं, पीछे क्या बताने वाला था? हाँ, मैं ये बताने वाला था कि भैया सर आपने हमें बताया, देखिए एक पन्ना ज्यादा हो गया, कि जो चार्ज होता है वो एक, आपने बताया था ना, ऊपर पढ़ा था, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ किसकी बेटा? पार्टिकल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है चार्ज। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये हुआ कि मतलब कहीं अगर लोहे का रॉड पड़ा हुआ है तो इसके अंदर चार्ज तो होगा। सर अगर इसके अंदर चार्ज है तो रखा हुआ जो लोहा है वो हमें करंट क्यों नहीं मारता, है ना? क्यों हमें करंट नहीं मारता? लेकिन जैसे ही मैं इसे सॉकेट में लगा दूंगा बेटे, इससे दो तार लगा दूंगा, अब कोई आदमी इनमें हाथ ऐसे लगा ले, है ना, अब कोई आदमी इसमें हाथ ऐसे लगा ले तो उसको बहुत तेजी से करंट लग जाता है ना, उसको अब करंट लग जाएगा। लेकिन रखा हुआ लोहा, है ना, उसमें भी तो चार्ज होगा, चार्ज तो दोनों में ही है बेटे। तो रखा हुआ लोहा करंट अगर कोई लगा ले इसमें हाथ, इसमें कोई हाथ लगा ले, है ना, तो ये उसे करंट नहीं मारेगा। लेकिन अगर मैंने सॉकेट लगा दी तो करंट मारेगा। तो बेटा क्या चीज़ है, ध्यान सुनना, तो इसमें चार्ज है बेटा, चार्ज है। मालूम है ना क्यों? देखो, क्योंकि ये जो लोहा है ये एक पार्टिकल है, और आपको मालूम है पार्टिकल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसके अंदर चार्ज तो होता है, लेकिन चार्ज किस हालात में होता है? बहुत ध्यान सुनो जरा। सर चार्ज का मतलब तो बेटा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो होता क्या है बेटा, जब पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, तो देखो ध्यान से, क्या इसे क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं बेटा? इसे न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बच्चे, जब लोहा चुपचाप रखा हुआ हो ना कहीं पर, तो उसको न्यूट्रल बॉडी की तरह वो बिहेव करता है। न्यूट्रल बॉडी की मतलब क्या? उसके अंदर चार्ज है, लेकिन चार्ज तो दो तरह के होते हैं ना, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो मतलब आप अगर ये जो रखा हुआ लोहा है, अब इसमें देखो बेटा, पॉजिटिव जितने होंगे उतने ही तो और क्या होंगे? नेगेटिव। तो इसे आप क्या कहोगे बेटा? जब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव, तो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसीलिए ये आपको करंट नहीं मारती। लेकिन आप जैसे ही द मोमेंट इसे करंट से यानी सॉकेट से लगाते हो, है ना, और तार इसमें लगा देते हो इस तरह से, तो ध्यान से बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर जाते हैं। तो मेरी बात को ध्यान सुनना बच्चे, तो अगली स्थिति क्या बनेगी जरा ध्यान से देखो। क्या इसमें पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अभी तक ये ऐसा था। आपने जैसे ही इसे करंट से ये सॉकेट से लगा दिया, बेटा ध्यान सुनना, क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे? और सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रैवल करते हैं? मैंने आपको बता दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन इसलिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो बाहर होते हैं, है ना। लेकिन प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते? क्योंकि वो न्यूक्लियर से बिल्कुल स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियर फोर्स से, इसलिए वो निकल नहीं पाते। तो इलेक्ट्रॉन ही आने, ये आपको समझिए, आप हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन ही निकलना है हर जगह से। तो बेटा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से सॉरी, सुनिएगा बेटा ध्यान से ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ध्यान से बेटा, पहले से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। अगर आपको मान लीजिए 2 3 और भी आ गए, तो बेटा ध्यान से देखो जरा,
क्या अब इसमें नेगेटिव चीज़ों की संख्या बढ़ गई? यानी अब ध्यान सुनना, क्या अब पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं, मतलब ये बॉडी होगी नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगी तो अब अगर आप इसे छुएंगे तो आपको करंट तो लगेगा ही लगेगा। समझ गया ना? तो ऐसे ही होता है बेटा, अगर अपन ऐसे उंगली डाल दे सीधे सॉकेट में या लोहे को लेकर के तार लगा दे उसमें, तो वहाँ सॉकेट से उतरा करंट, उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें आया, इलेक्ट्रॉन लोहे में उतरा, इलेक्ट्रॉन हम में उतरेगा, हमसे उतर करके नीचे चले जाएगा और अपने को मजा आ जाएगा बहुत तेजी से। ठीक है ना? तो ये सब होता है बेटा, ये याद रखना आपको। इसलिए कहते हैं बेटा इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो देखो मैंने आपको क्या हर चीज़ बता दी। अब बात ये है सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो ध्यान सुनो बेटे। कैसे? हमें जानना ये है कि हाउ द बॉडी कैन एक्वायर द चार्ज। कैसे कोई बॉडी, देखो बेटा एक और क्वेश्चन में आ गया मैं आपके लिए, है ना। जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो सकते थे सारे मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो अगले लेक्चर से हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम से कम होंगे, लेकिन इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन से बहुत लोग मात खाते हैं, इसलिए अपन हर चीज को बहुत बारीकी समझ रहे बेटा, ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे सुनते जा रहे होंगे। मैं बोल रहा हूं बेटे, कैसे कोई बॉडी आखिर चार्ज एक्वायर कर लेती है, हमें ये जानना है। तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहूंगा बेटा। तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूँ बाय रबिंग, है ना। आप दो चीजों को लो और रब कर दो साथ में। सर एग्जाम्पल ले लो जरा बेटा, जब जब आपने हेयर रब किया है किसके साथ? स्केल के साथ। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ही मान लो पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो अभी देखो न्यूट्रल, हेयर अपने आप में न्यूट्रल, स्केल भी अपने आप में न्यूट्रल बेटा। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 3 ये। लेकिन जैसे ही आपने इसे रब किया, हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसकी तरफ चले जाएंगे। तो बेटा यहाँ सुनो जरा, यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। अब यहाँ से 3 गायब हो गए तो क्या सिर्फ पॉजिटिव बचे, इसलिए कैसी बॉडी बन जाएगी? पॉजिटिव चार्ज दिखने लगी पॉजिटिव। देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन के निकल जाने की वजह से बॉडी दिखने लगती है पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं होता बेटा, कहीं से पॉजिटिव ट्रैवल ही नहीं करता है, वो तो निगेटिव निकल गया तो बचता ही गया पॉजिटिव, इसलिए लिखा हुआ बचा हुआ है, ये रेस्ट है बेचारा। और ध्यान सुनो बेटा, 3 निगेटिव अगर इसके पास चलेगा, अब इसके पास पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव दिख रहा है, इसलिए निगेटिव बॉडी बन जाती है। बात समझ में आई? अरे हाँ ना बेटा, ऐसी एक और चीज होती है। देखो जरा एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका भी रीजन बताऊंगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, हेयर ही हमेशा पॉजिटिव की होता है और स्केल ही हमेशा निगेटिव की होती है। जैसे आप स्केल को ऐसे रगड़ोगे, है ना, तो ध्यान सुनो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि हेयर के इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं। अब क्योंकि ये चार्ज हो चुकी है, अब इसके पास अगर पेपर के पीस रख दोगे आप, यहाँ पर पेपर के पीस रखें तो ये इसको जाकर के चिपका लेगा, चिपका लेगा। सर चिपकाने का रीजन क्या है? चिपकाने का रीजन क्योंकि ये चार्ज बॉडी है, क्योंकि ये चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी तो चिपका लेगी बेटा, चार्ज बॉडी है तो चिपका लेगी बेटे। आया नहीं आया? अभी मैं बताऊंगा आपको कि सर यही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हेयर से स्केल में ही क्यों गए, स्केल से इधर क्यों नहीं आ गए। तो बेटा उसकी बारी भी सुननी है, पर एक और चीज सुन लो जरा बेटा। एक चीज होती है, एक और एग्जांपल होता है, अपन लेते हैं बेटा सिल्क वूल, है ना। सिल्क ले लो, सिर्फ सिल्क का कोई क्लॉथ है ना। इसको आपने मान लो रगड़ दिया ग्लास रॉड से। किससे रगड़ दिया बेटा? ग्लास रॉड से। तो अब आप देखना, जैसे मान लो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर भी बेटा 3 बना देता हूँ। ये आपको पढ़ने के लिए बना रहा हूँ मैं, है ना जी, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है आपको समझने में आसानी होता है। बेटा यहाँ ग्लास रॉड से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसकी तरफ चले जाएंगे, तो बेटा ये हो जाएगा, आपको मालूम है ये नेगेटिव चार्ज बन गया, और ये जो आपको बन गया ये बेटा क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर है बात? बहुत ध्यान सुनना बेटा, अभी आपको और समझ में आएगा। सर अब मतलब ये तो मैं बेटा पढ़ी पढ़ाई बात पढ़ा रहा हूँ आपको कि बेटा हेयर जो है ये पॉजिटिव ही चार्ज होता है, और जो ग्लास रॉड है ये भी पॉजिटिव होता है, और हमेशा इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि जब हम हेयर को रगड़ते हैं स्केल से तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो रही। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा, सर ग्लास रॉड हमेशा पॉजिटिव होगा, जब मैं सिल्क से रगड़ूंगा तो ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रॉन यहीं से यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये क्यों नहीं जा रहे? तो बेटा एक चीज़ और पढ़नी पड़ती है हमें, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, जैसे हम कहते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। इसका भी आपको आंसर सुना रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान सुनना बेटा। क्या बोलते हैं इसे? आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, तो बहुत ध्यान सुनना। मान लो बेटा ये कोई एटम है, ये कोई एटम है ना, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस हो गया। बहुत ध्यान सुनो बेटा, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आज़ाद करवाना है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको वो एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो अब जिस ऑर्बिट में ये घूम रहे होते हैं ना बेटा, ये इनका ग्राउंड होता है, इसीलिए इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसे? ये ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छुड़ाना है तो पहले एनर्जी तो देनी पड़ेगी। सर छुड़ाने के लिए एनर्जी क्यों देनी पड़ती है बेटा? क्योंकि ये बंधा होता है किससे? देखो ये नेगेटिव चार्ज है, और ये जो हमारा बीच में न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हर तरह के इलेक्ट्रॉन को अपने से बांध के रखता है। तो आपको पहले ये जो ताकत यहाँ पे लगी हुई है, ताकत को तोड़ने के लिए इसको कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेटा जितनी एनर्जी देनी है, तो देखो एनर्जी तो बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन उतनी एनर्जी जितनी देने से ये इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑर्बिट को छोड़ करके कहीं और चला जाए, बाहर चला जाए, छोड़ दे अपनी जगह को, यानी अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ दे, तो बेटा उसी एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ताकि अपना लेवल बढ़ा ले या रिलीज कर दे अपने किसको? ऑर्बिट को। तो ये ध्यान रखना बेटा। तो अब मेरी बात बताओ बच्चों, मैं तुमसे कह दूं
बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये किसी की कम भी हो सकती है और किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। बेटा एक बात बताओ, अगर किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, कम होने का मतलब क्या है? मान लो ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि मेरी आयोनाइजेशन बहुत कम है। कम है का मतलब क्या, आप मुझे थोड़ी सी एनर्जी दोगे, कम की जरूरत है ना मुझे, मैं सिर्फ कम ही एनर्जी लूंगा और यहां से निकल के चला जाऊंगा। लेकिन अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आपसे ये कहे कि भैया मुझे तो बहुत एनर्जी चाहिए तभी मैं छोड़ूंगा, इसका मतलब आपको उसको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ध्यान रखना बेटे। अब मुझे एक बात बताओ, तो हमने क्या किया, हमने दोनों की एनर्जी तो बराबर ही दी, लेकिन उस एनर्जी में क्या हुआ कि जो स्केल था उसके इलेक्ट्रॉन जो थे, है ना, किसके, सॉरी हेयर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो बेटा क्या सॉरी बोल गए वो उतने में, है ना। हमने एनर्जी दोनों को हम तो दोनों को ही रगड़ रहे थे ना, लेकिन जब हम रगड़ रहे थे तो उससे जो एनर्जी बन रही थी रगड़ते वक्त, जो एनर्जी उन पर काम कर रही थी, उसमें भैया हेयर के इलेक्ट्रॉन बोल गए, उनको उतनी एनर्जी मिल गई जितने में वो अपना छोड़ देते, मतलब उनका काम कम से हो गया। तो बेटा याद रखना, जब भी अपन कोई चीज़ को रब कर रहे हैं और किसी में निगेटिव है किसी में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है, तो ध्यान सुनो, जिसके अंदर पॉजिटिव आया मतलब क्या हुआ, जो भी बेटा पॉजिटिव रगड़ने के बाद जो चीज़ पॉजिटिव हो जाए इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम थी जिससे आप रगड़ रहे थे उससे। क्लियर होगी बात इतनी, शाबाश, है ना बेटा। तो ये वजह होती थी, याद रखना बेटा, इसकी वजह क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, कौन ट्रांसफर करता है ये मैंने बताया, किस लिए ट्रांसफर करता है मैंने ये बताया, फिर मैंने ये बताया कि बेटा क्यों इलेक्ट्रॉन कुछ ही बॉडी में से निकल करके कुछ में जाते हैं, तो मैंने उसकी वजह आपको आयनाइजेशन एनर्जी बता दी। ठीक है बेटा, इतनी डिटेल मैंने हर एक बात बता दी है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, कुछ भी चीज़ें भूलिएगा नहीं, बार बार इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब एक चीज़ और सुनना बेटा, है ना, यहीं पर सुन लो, उस बात को अपन यहीं पर खत्म करेंगे, ध्यान सुनना बेटे। अपन ने ये बहुत बार पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, और वहीं पर अगर आप इसे पढ़ोगे ग्राम में तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक है बेटा, ये तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन, लेकिन है तो कुछ तो वजन है। माना कि सबसे ज़्यादा वजन जो होता है बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन का होता है, फिर आता है मास ऑफ प्रोटॉन और फिर आता है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इसे नेग्लिजिबल मानते हैं, एटम के मास में से कंसिडर नहीं करते हैं। मैंने मोल कंसेप्ट में ये बात बताई है, आप उसे देखना। जब एटम का बेटा मास लेते हैं ना तो उसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिया जाता, उसमें सिर्फ इन दोनों को लिया जाता है, और इनके दोनों के मास लगभग सेम होते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू, नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब इसमें नहीं जाएंगे हम, अभी आपको यहाँ पर सुनना है मैं जो बताना चाह रहा हूँ बेटे। अब एक बात आओ, क्या यहाँ से आपके एक इलेक्ट्रॉन का जाने का मतलब क्या है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg का चला जाना। सर 2 का मतलब हुआ इंटू 2, सर 3 का मतलब हुआ इंटू 3 बेटा, लेकिन इसका मतलब यही हुआ ना बेटा, यहाँ से कुछ तो मास यहाँ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इन्हें रगड़ दोगे तो जो आपका हेयर है उसका मास जो है वो कम हो गया होगा, और जो स्केल है उसका मास जो है थोड़ा सा बढ़ गया होगा। यानी आसान भाषा में कह सकता हूँ कि सर जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके मास बढ़ चुके होते हैं इनिशियल से अरे आफ्टर बिफोर, है ना। पहले क्या रहा होगा, मास कम रहा होगा, लेकिन रगड़ दिया तो अब भाई सीधी सी बात है ना बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसके मास बढ़ गए ना, और जिससे निकल गए बेचारा तभी तो पॉजिटिव होता है, तो हल्का होगा। तो याद रखना बेटा, जो पॉजिटिव होगा वो हल्का होगा, जो नेगेटिव हो जाएगा वो भारी हो चुका होगा। चलिए क्लियर है ये बात। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा, है ना, बहुत आपने धैर्य दिखाया इस बात को सुनने के लिए। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटे, देखना क्या लिख लें, वी हैव टेकन 3 neutral balls A, B and C, है ना। और ये बता दो बेटा, दीज आर आइडेंटिकल इन शेप्स, आइडेंटिकल हैं दोनों, तीनों के तीनों, मतलब एक ही शेप साइज के हैं सबके सब। देन आफ्टर रबिंग A and B becomes positively and negatively charged respectively, then arrange them in decreasing order। ठीक, हाथ दुखने लग गए मेरे, पर ठीक है कोई बात नहीं बच्चों, आपके लिए ये भी चलेगा। बहुत ज़्यादा लिख दिया मैंने, क्योंकि है ना कंटेंट बहुत ज़्यादा लिख दिया, पर कोई बात नहीं, आपको सुनना है बेटा। तो ये क्वेश्चन है एक आपके सामने, मैंने आपको कहा बेटा हमने 3 न्यूट्रल बॉल्स लिए हुए थे, उसमें से ए, बी और सी इनका नाम है, सबके सब आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल का मतलब होता है जब सेम शेप साइज का होता है ना। कुछ समय के बाद उनको रब कर दिया मैंने, और 2 को रब किया मैंने, ए और बी को। उसमें से ए जो है तो भैया हमने ली थी 3 बॉल ए, बी, सी, ऐसे मान लो बेटा, ये रहे आइडेंटिकल थे, यानी सेम शेप साइज के थे। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, थोड़ी देर के बाद क्या है, ये सिचुएशन है बिफोर की, है ना। अब बेटा आ जाते हैं आफ्टर में।
आफ्टर मैन का ये कहना है कि जो ए था वो बन चुका है पॉजिटिव, जो बी था वो बन चुका है नेगेटिव, और सी वैसे का वैसा है। अगर कुछ नहीं लिखा सी के बारे में मतलब वो वैसे का वैसा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब हमसे बोला इनको अरेंज करिए इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, है ना, वजन के हिसाब से लगाना, मैंने मास लिखा नहीं था। इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, वजन के हिसाब से इन्हें वो करिए। अब आपको मालूम है कि बेटे बहुत ध्यान सुनना, है ना, आइडेंटिकल का मतलब ये होता है सबका शेप साइज और मास सब बराबर था। यानी ध्यान सुनो बेटा, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। मान लो कि ये था 25, तो ये भी था 25, और ये भी कितना था बेटा 25, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो बदला नहीं, तो ये अभी भी कितना है 25 है। लेकिन ध्यान सुनना बेटा, क्या ये एक पॉजिटिव और ये एक निगेटिव हो गया? मतलब इन्हीं दोनों को तो रगड़ा है आपने, इन्हीं दोनों को रगड़ा है। ध्यान सुनना बेटा, अगर ये एक पॉजिटिव हो गया इसके मतलब इसके एक चला गया, तो ये बचा कितना 24, ये कितना बचा बेटा 24 बचा इसके पास, और ये 25 था इसके पास एक आ गया, तो बेटा ये कितना हो गया 26। क्या आप इजीली जमा सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा फिर धीरे धीरे छोटा छोटे की तरफ जाना है। बेटा सबसे बड़ा वजन किसका है इसमें? आपको दिख रहा है बी का है, ठीक है। फिर किसका आता है बेटे? फिर आता है सी का, और फिर किसका आ रहा है बेटा? ए का। बेटा ये है ना, इसे कहते हैं बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। क्या बच्चों बात समझ में आई? आई कि नहीं आई मुझे बताइए जरा, है ना, आई कि नहीं आई, है ना, ये एक बात थी। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मान लीजिए इसी में मैं बोल दूं आपसे, है ना, मैं आपको इसी में केस बना दूं। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। इफ बॉल ए gets 1.6 माइक्रो कूलम चार्ज, अगर मान लेते हैं बेटा कि ए के पास 1.6 माइक्रो कूलम चार्ज आया है, देन व्हाट, देन हाउ मेनी, देन हाउ many electrons are transferred, then how many electrons are transferred। क्वेश्चन ये रहा बच्चों, मतलब कहने का ये है कि केस यही है, सब कुछ यही है। मैंने क्या किया, एक केस बस लगा लिया उसमें। मैंने कहा वही 3 बॉल मैंने ली हैं और ए और बी को ही मैंने रगड़ा है, बस मैंने ये बता दिया कि ए के पास इतना आ गया है। कितना आ गया बेटा? मैंने लिख दिया यहाँ पर 1.6 माइक्रो कूलम चार्ज। तो बेटा मैं लिख देता हूँ कि ए जो है वो अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसके पास जो चार्ज की संख्या है बेटा वो कितनी दिखा रहा है? 1.6 माइक्रो कूलम, मतलब इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है बच्चों, 10⁻⁻6 कूलम, ये आपको मालूम ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा ध्यान सुनना, ये यही बता रहा है ना इसके पास इतना, तो ये पूछ रहा है कि अगर इसके पास इतना है तो बताओ कितना ट्रांसफर हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। बेटा क्या तुम्हें मालूम है कि Q इज इक्वल टू, तुमने पढ़ा है एन ई, क्या पढ़ा है एन ई, क्या वो हमसे नंबर ऑफ, देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछना। बेटा क्या इसकी वैल्यू उसने दे दी हमें, और इसकी वैल्यू की हमें मालूम? बेटा हाँ मालूम है, तो सर इसकी जगह रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और सर यहाँ पर n को n रहने दो, और सर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें मालूम होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे होती नहीं होती बेटा, है ना, 1.6 से 1.6 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और क्या कर सकते हो, 10⁻⁻19 को नीचे भेजोगे फिर ऊपर भेजोगे, देखो इसको नीचे भेजोगे तो नीचे आ जाएगा 10⁻⁻19, फिर 10⁻⁻19 को ऊपर भेजोगे तो 10⁻+19। अब बेटा 10⁻+19 और 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा? 10⁻13 प्लस का, आया नहीं आया, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 10⁻13 बेटा इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं, इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि बेटा n क्या बताता है? यही तो बताता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, मैंने जो बता रहा हूँ मैं, है ना, इसको ध्यान रखना। तो देखो मैंने 2 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बड़े प्यारे प्यारे करा दिए, ठीक है। आप इनको दोबारा से देख सकते हो, आप चिंता नहीं करो, ये वीडियो तो अपलोड ही है, क्यों चिंता करना, है ना, सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं उसमें से। अच्छा बच्चे, मैं अब आपसे पूछूं, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, विच वन ऑफ देम विल नॉट बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच वन विल नॉट बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे बेटा ए 4.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बी 6.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बेटा सी 10.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बेटे यहाँ पर एक लिख लो ऑल ऑफ देम।
ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव बना दिया मैंने। अब आपसे मैंने पूछ लिया है इनमें से कौन सी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल नहीं है। अब आप ये कैसे निकालेंगे बेटा, तो ध्यान सुनिए, क्या आपने सीखा है, आपको चेक करना है इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया ना Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन ई होता है नहीं होता। तो देखो मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखो बेटा, या तो एन की वैल्यू 1 रख दोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा बेटा, या तो 2 रखोगे तो ये कितना 16 दूनी 32 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है बेटा। 16 3 जा कितना 48, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। ध्यान सुनो बेटे, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखना। ये यही पूछ रहा है ना कौन से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं हो सकती इनमें से। देखो बेटा, सबसे पहली वैल्यू क्या पॉसिबल है 1.6, दूसरी क्या है 3.2, दूसरी क्या है 4.8। तो सर 4.8 है मतलब 4 इसकी वैल्यू होती नहीं है, मतलब ये इसका आंसर नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात। और नीचे ले आओ बेटा, ऐसे ही इंटू करते हुए चले जाओगे वहां पे। लेकिन इसका एक और अच्छा तरीका है बच्चे, वो एक और अच्छा तरीका क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई आपको निकालना क्या है, ये निकालना है ना कि एन की कौन सी, देखो बेटा ये सारे क्यू की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू दी हुई है। आपको ई पता, आपको एन तो निकालना है, तो क्या करो आप, यानी एन को निकालने का तरीका क्या है बेटे कि क्यू अपॉन में ई करते जाओ, देखते जाओ, आपको मालूम चल जाएगा। एन की वैल्यू मालूम है ना, हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, अगर फ्रैक्शन में आ रही होगी तो वो वैल्यू सही नहीं होगी। तो जैसे मान लो मैंने फर्स्ट वाले को ट्राई किया बेटा, क्यू की वैल्यू कितनी दी है 4.0, मैंने लिख दिया इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बेटा किससे डिवाइड करना है, ई से, तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेटा इसको तो इसको पूरा काट दोगे। अब ध्यान सुनो जरा, पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा, लेकिन क्या 1/4 आ रहा है, और 1/4 मतलब 0.25, और हमें मालूम है कि एन की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसे ही अपन 6 और 10 को भी चेक कर लेते, जरा ध्यान से देखना। सर एन के निकालना है, अभी हमें 6.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और सर नीचे लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। आपको मालूम बेटा 2 3 जा और 2 4 जा 3/4 आ रहा है, जो कि आंसर पॉसिबल नहीं है। सर एक और बचा है 10.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे तो ये मैंने काट दिया, इससे मैंने इसको काट दिया। सर इस 16 और 10 बनी बात है बेटा, पॉइंट में आने वाला है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सर लेकिन कब होता है ऐसा, मान लो बेटा एक ऑप्शन ऐसा दिया होता है जहां पर लिखा होता 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर मैं इसे ई से डिवाइड करूं बेटा 10⁻⁻19 कूलम, ध्यान से देखना बेटा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, एन की वैल्यू क्या 2 आ रही है। हाँ बेटा, तो ये मेरा आंसर हो सकता था, है ना, कि ये चार्ज की वैल्यू पॉसिबल है। समझ रहा, तो यही पूछा था उसने कि कौन से इनमें से चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अगर इतना आपने कर लिया है तो अब हमारे पास आता है बेटा कंडक्टर। चलो अब आगे बढ़ रहे बेटा, कंडक्टर एक होता है बेटा आपका सेमीकंडक्टर, ये पूरा का पूरा चैप्टर भी आपके पास 12th में फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर। और एक होता है बेटा हमारा इंसुलेटर। बस बस मैं जल्दी से खत्म ही करने वाला हूँ बेटे, बस 5-10 मिनट की बात और है ना। इसके बाद हमारा लेक्चर फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाला पहला वाला खत्म हो जाएगा बेटा। कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री चार्जेस, hence they conduct electricity। ठीक है बेटा, ध्यान सुनना, जिन भी चीजों के पास ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्री चार्ज हो बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। ये कंडक्टर की डेफिनेशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, इंसुलेटर क्या होते हैं बेटा, विच डू नॉट हैव फ्री चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, hence they can not conduct electricity, hence they cannot conduct electricity। ठीक है बेटा, इनके पास फ्री चार्ज नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं पड़ते बेटा। ये क्या होते हैं, दे आर, इनके बारे में अपना पूरा पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पार्शियल कंडक्टर्स एंड पार्शियल इंसुलेटर्स। ठीक है ना, ये पार्शियल कंडक्टर्स होते हैं और पार्शियल्स क्या होते हैं बेटा, इंसुलेटर्स होते हैं। इन दिस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका कि इन दिस वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन। बेटा हम इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए ध्यान से देखो आप जरा, कोई भी मोबाइल होता है उसमें कंडक्टर का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल होता है, इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है सिर्फ बचने के लिए। सेमी कंडक्टर बेटा सबसे ज्यादा मोबाइल में यूज होता है, क्यों? क्योंकि आप इसमें फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, और मैं डिवाइस ऐसे ही चाहूंगा ना जिसमें मैं कंट्रोल कर पाऊँ, ऐसा नहीं चाहूंगा जिसमें कंट्रोल ना कर पाऊँ बेटा, इसी वजह से ये इंसुलेटर ज्यादा ये यूज होता है। अब ध्यान सुनिए बेटा, ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन जो आप समझते हो, ठीक है। लेकिन हमें जानना है कि इन सबको चार्ज कैसे किया जा सकता है, तो अपन इनकी बात करेंगे। तो बड़ा अगला टॉपिक है हमारा चार्जिंग का, है ना, और अपन इसी को आज यहीं पर ख़त्म करेंगे। बहुत ध्यान सुनना बेटा। बेटा चार्जिंग करनी है, अब आपसे मैं जो जो पूछता था ना उसका बहुत आसानी से सवाल का जवाब देना। देखो बेटा, इंसुलेटर्स को आपसे मैं कहूँ कि इंसुलेटर को चार्ज कैसे किया जा सकता है, तो आप मुझे क्या रास्ता बताएंगे? इंसुलेटर को चार्ज कैसे किया सकता है? चार्ज कर सकते हैं बेटा बाय रबिंग, हमेशा याद रखना, कोई कंफ्यूजन के बिना नहीं, और कह लो बेटा बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। सर एग्जांपल आपने इसका अभी बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने किए ना, पॉजिटिव नेगेटिव जाते हैं बेटा, कैसे कैसे मैंने आपको बताया बेटा, स्केल विद हेयर, ठीक है बेटे, फिर क्या बताया मैंने, सिल्क क्लॉथ विद ग्लास रॉड, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, है ना, वूलन क्लॉथ को बलून से ये सब रगड़ना, ये सब आपने देख लिया। इसके ऊपर आपने न्यूमेरिकल भी कर लिए, मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करा दी, देखा आपने इंसुलेटर के ऊपर पहले न्यूमेरिकल कर लिया है बेटे। सबसे इंपॉर्टेंट अब जो बचता है वो हमारे पास बचता है कि सर कंडक्टर को कैसे चार्ज किया जाता है, तो लिखते बेटा उसमें बाय कंडक्शन, बाय, सर कंडक्शन का मतलब क्या होता है? बाय टचिंग, बाय टचिंग। बेटा कंडक्टर को चार्ज करना हो ना सीधे जाकर टच कर दो, लेकिन इसको चार्ज करने के दो तरीके बेटा, अलग अलग केस बनते हैं। तो मैं आपको कंडक्शन वाले जो केस है मैं दोनों पढ़ा देता हूं आपको, है ना। कंडक्शन वाले बेटा टच करने वाले दो केस हैं। पहला क्या बनता है बेटा, बहुत ध्यान सुनना, ये केस 1 है, व्हेन द टू कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब मीन्स सेम शेप एंड साइज, ठीक, समझ में आया बच्चों की नहीं आया, है ना, ये ध्यान रखना है ना। तो याद रखिएगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कंडक्शन तो कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो बेटा रगड़ने की जरूरत होती है इंसुलेटर में, लेकिन कंडक्टर्स को रगड़ने की जरूरत नहीं होती, इनको बस लाओ सामने से टच कर दो, ये अपने आप ही चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं हम वही सीखने वाले हैं, तो बहुत ध्यान सुनना बेटा। मैंने पहले आपको जो तरीका बताया वो ये है कि इसमें हमारे जो दो कंडक्टर जिनको हम टच करने वाले वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बेटा, ये रहा, बहुत ध्यान देखना, देखना ये है 0 माइक्रोकूलम पे, और ये इसके पास मान लेते बेटा 12 माइक्रोकूलम है। ये Q1 का चार्ज हो गया, ये Q2 का चार्ज हो गया। इसको आप कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना। मान लेते ये दो अलग अलग कंडक्टर्स थे, है ना, ये दो अलग अलग कंडक्टर थे, इसके पास एक भी चार्ज नहीं है, इसके पास 12 कूलम चार्ज है। तो बेटा क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान से देखना जरा, ये क्वेश्चन ही है एक तरह का, ये क्वेश्चन ही है एक तरह का, ऐसा बना हुआ था, बॉडी ऐसी बनी हुई आएगी आपके सामने, और ऐसे नीचे लिखा होगा व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग द टू कंडक्टर्स विद वायर। ये मैंने क्वेश्चन ही बना दिया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बेटा हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, IIT JEE पता नहीं कहाँ कहाँ आ चुके हैं, और बोर्ड में तो स्वाभाविक है। और इस बार का पैटर्न आपने देख ही लिया है, इसलिए आपको कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, इसलिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों आपके लिए ना। देख रहा हूँ हम 15 पन्ने से ऊपर पहुँच गए हम यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते चले आएंगे, लेकिन ये चार्जिंग बेटा लास्ट टॉपिक ये है हमारे पास, ज़्यादा देर नहीं। सर अब ये कैसे क्या करना है, तो ध्यान सुनना बेटा, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? हाँ सर, केस हमारा आइडेंटिकल है, क्वेश्चन में ये मेंशन होगा बेटा, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, सेम शेप साइज है ना, मतलब इनका रेडियस भी बिल्कुल सेम है। अगर ये आर है बेटा तो ये भी आर है, जितनी इसकी ऊंचाई होगी उतनी इसकी भी ऊंचाई होगी, सब कुछ सेम है बेटा, है ना, सब कुछ सेम है, तो इसे कहते हैं आइडेंटिकल होना। अगर बेटा आइडेंटिकल होंगे, अगर बेटा आइडेंटिकल होंगे तो मुझे बताओ जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटा कि टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। तो बेटा मुझे बताना जरा, जो टोटल चार्ज है, देख टोटल चार्ज, Q मतलब चार्ज और टोटल, तो बेटा क्या वो Q1 और Q2 को मिला करके होगा? तो बेटा Q1 पर चार्ज कितना है? 12, Q2 के ये दूसरे वाले पे कितना है? 0, यानी सर ये हमारे पास टोटल चार्ज जो आ रहा है QT जो आ रहा है हमारे पास 12 + 0, तो QT की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम आ रही है बेटा। ये पूरा चार्ज तो कंजर्व रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है बेटे,
ये कहीं नहीं जाने वाला। तो हमने क्या किया, इसने बोला था हमें वायर से कनेक्ट करना है, तो बेटा एक काम करते जरा दोनों को कनेक्ट कर दो बेटा। ये लो, ये दोनों को कनेक्ट किया बेटा, ये 12 माइक्रोकूलम है, ये 0 माइक्रोकूलम है, ये आपने बीच में बेटा वायर लगा दिया वायर, है ना। अब क्या होगा बेटा मालूम है ना, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, एज दे आर आइडेंटिकल hence the net charge will distribute in equal अमाउंट। तो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसके बाद की अगली प्रोसेस कुछ ऐसी बन जाएगी, बहुत ध्यान देखना बेटे, है ना। इसके बाद की प्रोसेस कुछ ऐसी बन जाएगी, ये आप बना दो ऐसे बेटा, 12 का आधा 6 माइक्रोकूलम इसके पास और 6 माइक्रोकूलम इसके पास, ये इसका बेटा आंसर बन जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। क्लैप करिए कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। तो देखा आपने, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए जरा कैसे सॉल्यूशन जाते हैं उसके, ये सब मेंशन करना पड़ता है बेटा। ये जब तक लिखोगे नहीं सामने वालों को कैसे मालूम चलेगा। आप सोचो कि आप डायरेक्ट ऐसे डायग्राम बना के आ जाओगे फिजिक्स में, ये पॉसिबल नहीं। ये सब मेंशन करिए, आप उसको बताइए कि आपको ये सब पता है। देखिए ऐसा डायग्राम मैंने बनाया, आप ये बनाइए, देखिए मैंने लिखा है कि ये आइडेंटिकल है। ये सब शो करना पड़ता है कि आप जो सोच रहे हो, जो आपको पता है, वो मेंशन करो और फिर आपका आंसर। ये नहीं कि डायरेक्ट वो देखा हमें मालूम है, हाँ ये आप बस मन में सोच रहे हो, आपने प्रेजेंट ही नहीं किया और आप उसको आंसर लिख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना, बोर्ड में बिल्कुल ऐसा काम नहीं करता। तो आपके पास मैंने वे ऑफ राइटिंग लगा दी है वहाँ पर। क्लियर है ये बात। चलिए एक और मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, बहुत ध्यान सुनना बेटा। मान लो मैंने ये बनाया, ये है 2 माइक्रोकूलम का, और मैंने ये बनाया बेटा, ये है 6 माइक्रोकूलम का। क्वेश्चन आपके पास सेम है, व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग विद द वायर्स, है ना। अगर मैं वायर से कनेक्ट कर दूं तो इसका फाइनल चार्ज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बेटा लिखा सॉल्यूशन और लिया बेटा ये, और लगा दिया बेटा ऐसे, और ये है 2 माइक्रोकूलम, ये कितना बेटा 6 माइक्रोकूलम। अब मालूम है हमें बेटा, एज द 2 कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, बेटा क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो चार्जेस विल शेयर इक्वली, है ना, और डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। तो बेटा यहाँ पर आओ, है ना। मुझे बताओ जरा इसके ऊपर बेटा, देखिए 2 और 6 8, तो बेटा इसके ऊपर भी आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम और इसके ऊपर भी आ जाएगा बेटा 4 माइक्रोकूलम। क्लियर हो गई बात। लेकिन ये कैसे लिखना बेटा, है ना, याद रखना, टोटल चार्ज कंजर्व है, कैसे लिखोगे, बाय द, वो लिखना पड़ेगा आपको ना, QT इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जरूर मेंशन करना और ये बता देना, पहले टोटल चार्ज निकाल देना, फिर वो बनाना, जैसे मैंने पिछले बार में किया, तो बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। क्लियर है ये बात बच्चों, है ना, पक्का, शाबाश। सर अगर आपने हमें आइडेंटिकल बताया है तो इसका मतलब ये है कि आप हमें नॉन आइडेंटिकल भी बताने वाले हैं। हाँ बेटा, बेटा नॉन आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, व्हेन द शेप एंड साइज आर नॉट सेम। तो बेटा एक क्वेश्चन है, सीधे मैं बना देता हूँ जरा, ये रहा बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, इसके पास है मान लो 4 माइक्रोकूलम और इसके पास है बेटा 8 माइक्रोकूलम। बेटा इसका अब देखो रेडियस अलग हो गया ना, अब रेडियस अलग हो गया, तो बेटा मान लेते हैं इसका है R1 और इसका क्या है बेटा R2। ठीक है, इसके R1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, इसके R2 की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है। ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन मैंने आपसे फिर से वही पूछ लिया, व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग इट विद वायर। लो बेटे, अब ध्यान सुनना मेरे बच्चों, जब भी नॉन आइडेंटिकल का केस आ जाए तो आपके पास 2 फॉर्मूले तैयार रहना चाहिए। पहला तो आपके पास तैयार होता ही होता है Q1 प्लस Q2, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। बेटा दूसरा और याद रखना है, कौन सा है वो, कि जो चार्ज का रेशियो है वो हमेशा रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। ये हम बाद में और पढ़ेंगे, लेकिन आपको 2 इक्वेशन याद रखनी है। याद रखना, जब भी आपके पास आ जाए नॉन आइडेंटिकल केस, तो आप क्या याद रखोगे, नॉन आइडेंटिकल केस आने पर कि भैया 2 फॉर्मूले लगते हैं। पहला बेटा कि टोटल चार्ज होता है वो तो आपको पहले से मालूम था, कंजर्व वाला। दूसरा आपको याद रखना है कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, यानी कि चार्ज का रेशियो रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। चार्ज का रेशियो रेडियस के रेशियो का बराबर होता है। तो मेरे बच्चों बहुत ध्यान सुनना, क्या अब ये जो चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे? नहीं, चार्ज सिर्फ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब हो सकते थे, जब ये थे आइडेंटिकल। लेकिन अब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे जब मैं इन्हें वायर से लगा दूंगा तो। यानी कि अब अगर मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ और ये कहानी है, बहुत ध्यान सुनना बेटा, ये है 4 माइक्रोकूलम, ये कितना बेटा 8 माइक्रोकूलम। अब मैंने इन्हें टच किया है, बनी बात है कि सेम साइज की नहीं है, मतलब बराबर बराबर चार्ज तो इनके ऊपर आने वाला नहीं है। तो कितना आएगा, कैसे लिखेंगे बेटा, तो यहाँ से शुरू करते हैं, जरा ध्यान देखना। Q1
Q2 इज इक्वल टू बेटा R1 R2। बेटा R1 R2 की वैल्यू कितनी है, इसकी दी है 6, इसकी दी कितनी 18, तो लगा दो यहाँ पे 6 और ये कितना हो गया बेटा 18। इसको इससे काट दो बेटा, कितना आ गया 3, यानी कि आसान भाषा में 1/3। ठीक है, तो R1 R2 की वैल्यू इतनी आ गई है। अब Q1 Q2 इन दोनों के बराबर है, आसान भाषा में Q1 अपॉन Q2 1/3 आ गया। एक काम करो, Q2 को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो बेटा। Q2 को उधर भेजोगे और 3 को इधर भेजोगे तो 3Q1 यही वैल्यू आ जाएगी। अरे आएगी नहीं आएगी बेटा, ये Q2 है, Q2 को इधर भेज दिया और 3 को इधर भेज दिया तो ये 3Q1 हुआ, 3Q1 हुआ और Q2 इधर चला गया, तो Q2 की मैंने क्या वैल्यू निकाली बेटा, कितनी आ गई 3Q1। अब ये जो वैल्यू आई है इसको मैं पहले क्वेश्चन में रख दूंगा जा करके, बहुत ध्यान सुनना। Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 3Q1, तो Q2 की जगह पे रख सकता हूँ 3Q1 यहां पर रख दूंगा, जरा ध्यान से देखना बेटे। तो QT इज इक्वल टू Q1 Q2 सर Q1 प्लस 3Q1 बेटा, ये हो जाएगा 4Q1 और ये हो गया बेटा QT। अब एक बात आओ बच्चों, क्या तुम्हें QT नहीं पता है? पूरा पता है बेटा। टोटल चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहेगा ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो काम करता ही है। तो बेटा याद रखना, टोटल चार्ज कितना है 12 माइक्रोकूलम, 4 और 8 12। तो बेटा इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ से 4 से इसको काट दिया बेटा 3 बार, तो ये बच गया 3 माइक्रोकूलम। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई। अब एक बात आओ बेटा, अगर टोटल चार्ज 12 है, उसमें से Q1 का इतना आ रहा है, तो बेटा Q2 कितना होगा, Q2 कितना होगा बेटा 9 माइक्रोकूलम होगा, जो बच गया वही होगा उसके पास। तो देख लो बेटा, जब केस नॉन आइडेंटिकल है तो पहली वाली बॉल पर है ना, यानी अगर मैं ऐसा डायग्राम बना लूँ, ये देखना बेटा, इस वाले पे आ रहा है 3 माइक्रोकूलम और इस वाले पे आ रहा है बेटा 9 माइक्रोकूलम, जब मैंने वायर कनेक्ट कर दिया तब। ठीक है बेटे, ये याद रखिएगा, ये याद है। तो इस तरह से बेटा इसे कैलकुलेट करते हैं। चलो सर, तो हमने सीख लिया, हमने क्या सीखा बेटा, अब तक आपने सीख लिया कि अगर इंसुलेटर है तो इसे हम बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर कंडक्टर है तो बाय कंडक्शन और टचिंग भी कहते हैं इसको टचिंग भी कहते हैं। ये दो तरीके से होता है बेटा, एक होता है जब आइडेंटिकल हो और एक होता है जब नॉन आइडेंटिकल हो। ठीक है, आइडेंटिकल में जो चार्ज हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इसमें चार्ज विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। इसीलिए हमें यहाँ पर दो फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है, Q2 और एक बनेगा बेटा क्या Q1 Q2 R1 R2, और यहाँ पर तो हम लगाते ही हैं QT Q1 Q2। सर ऐसा क्यों होता है कि दोनों जगह फॉर्मूला चल रहा है? क्योंकि बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हमेशा रहेगा, क्योंकि चार्ज ना खत्म होते हैं ना क्रिएट होते हैं, ये बस ट्रांसफर हो जाते हैं। बेटा एक प्रोसेस बचा है चार्ज करने का, वो कौन सा वाला है सर? इंडक्शन। याद रखिए बेटा, कंडक्टर को, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के दो तरीके हैं, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। ठीक है ना, कंडक्टर को चार्ज करने के दो तरीके बेटा, एक कंडक्शन होता है जो आपने पहले पढ़ लिया, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल। अब एक तरीका कौन सा होता है बेटा? इंडक्शन। एक और तरीका होता है इंडक्शन। तो ये कौन सा तरीका है? चार्जिंग द बॉडी विदाउट टचिंग इट। तो एक में टच कर रहे थे, अब बस टच नहीं कर रहे। याद रखिएगा बेटा, ये भी किसको चार्ज करने का तरीका है? आपसे कोई पूछे तो कंडक्टर को ही चार्ज कर रहे हो, ये याद रखिए। लेकिन तो कंडक्टर को चार्ज करने के दो तरीके, कंडक्शन जो कि दो तरीके, अगेन दो तरीके के हैं, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल। और एक और चार्ज करने का कंडक्टर का तरीका कौन सा है बेटा? इंडक्शन, जिसमें हम इसे टच ही नहीं करने वाले। तो ये कैसे काम करेगा बेटा? बहुत ध्यान सुनना और जल्दी जल्दी अपन इसे खत्म करने वाले। देखना बेटा, ये अपन ने एक बॉडी, एक ये बनाया और एक इसी से टच करते हुए, टच ही नहीं कर पा रहा हूं मैं इसको, अब टच हो गया। ये दो बॉडी है बेटा, बहुत ध्यान सुनना है ना। अभी ये दोनों के दोनों 0 माइक्रोकूलम है, ये चार्ज नहीं है अभी, क्योंकि ये न्यूट्रल पड़ी है, जुड़ी हुई है, आपस में जुड़ी हुई है, चार्ज नहीं है। इनको चार्ज करने बोलो, हमें कोई चार्ज करो बेटा। यहां से हमने एक लेकर के आए, एक कंडक्टर। अब देखो, ये कंडक्टर भी हो सकता है बेटा, ये इंसुलेटर भी हो सकता है। ये हम जैसे इसके पास लाए बेटा, कोरोना काल है, टच नहीं कर सकते थे, ये बाहरी आदमी, ये दोनों एक ही घर में रहते हैं। इनने बोला बिना टच किए हमको चार्ज करना है, तो कोई बात नहीं बेटा, ये समझ जाओ बिल्कुल एक बारात की तरह है। ये बारात आई हुई है, तो ये जीजा, ये लड़के लोग नाच रहे हैं, लड़कों को नाचने के लिए बेटा यहाँ से सालियाँ सारी इकट्ठा हो गई। अब लेकिन जो साले होते हैं वो उनको क्यों देखेंगे? तो साले इधर चले गए, है ना। बहुत ध्यान सुनना बेटा, है ना। लड़कों को लड़का नाचते कौन देखेगा?
तो उधर चले गए। लड़कियां जरूर देख रही कौन है ये, देखो बंदरों जैसे नाच रहे हैं, तो इनको देखने के लिए यहाँ तमाशा लग चुका है। तो ये आप देख रहे हैं ना, इधर आ गया अपोजिट पोल। ये बात क्लियर होगी आपकी। बहुत बढ़िया बेटा। अब आप देख रहे होगे सर ये आए कहाँ से बेटा, इन्हीं के अंदर थे, ये न्यूट्रल थे, ये अभी तक कैसे थे, ये न्यूट्रल थे। लेकिन बहुत ध्यान सुनना बेटा, जैसे ये बारात इनके पास आई तो बेटा हुआ ना, इसे क्या बोलते हैं बेटा, जब भी इसे कहते हैं बेटा पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटे, व्हेन द टू पोल्स क्रिएटेड, तो उसे कहते हैं पोलराइज। जब भी दो पोल क्रिएट हो जाते हैं, देखो ना बेटा, एक तरफ निगेटिव पूरा इकट्ठा हो गया, एक तरफ पॉजिटिव पूरा इकट्ठा हो गया। देखो अभी तक ये 0 0 कोई चार्ज नहीं था इनके ऊपर, नेट थे, बिल्कुल जीरो थे ये अभी। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि क्योंकि जैसे ही इनके मैंने पास लाया तो बेटा निगेटिव वाले से इधर आ गए, पॉजिटिव वाले उधर चले गए। अब क्या करूंगा बेटा, इसको यहीं रहने दूंगा, है ना। ये थी हमारी स्टेप नंबर 1। अगली स्टेप में क्या करूंगा बेटा, इसको यहीं रहने दूंगा, है ना, और धीरे से इनको अलग कर दूंगा। अब ध्यान से देखना बेटा क्या होगा अगली स्टेप में, स्टेप 2 में मैं क्या करने वाला हूं, इनको मैंने अलग अलग कर दिया, है ना, उसका इन्फ्लुएंस मैंने बना रहने दिया। और ये देखो मैंने इनको अलग कर दिया बेटा। जैसे ही मैंने अलग किया तो इसके पास क्या बच गया बेटा, पॉजिटिव, इसके पास क्या बच गया बेटा, निगेटिव। तो ये होगी निगेटिव चार्ज और ये क्या होगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई बेटा? तो देखो जरा इस तरह से भी अपन इसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ एनसीईआरटी वाला, ठीक है, और ये हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपने इसे देखा होगा। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसमें कुछ ऐसा दिया है बेटा, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पर बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, रुको जरा। और यहाँ पर बेटा एक प्लेट ऐसे लेके आए हुए हैं और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलेगी। अब आपको मालूम है इसको देखने के लिए पॉजिटिव 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 इधर इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव 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 दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन बात ये कि ये पिछली तरह दो बॉडी नहीं जिनको मैं अलग कर सकूँ, ये तो एक ही बॉडी में दोनों शामिल है। तो अब क्या करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से आपको एक ऐसी चीज़ जाती हुई दिखेगी बेटा, इसे कहते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं बेटा, इसे अर्थिंग कहते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि अगर अर्थिंग है तो अर्थिंग से होगा क्या बेटा, इनमें से क्या ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, क्या ये इसमें ट्रैवल करना शुरू कर देंगे? हाँ सर, है ना, ये ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। और सर यही क्यों ट्रैवल करेंगे, पॉजिटिव क्यों नहीं ट्रैवल करेंगे? क्योंकि बेटा पॉजिटिव जो होते हैं वो तो न्यूक्लियर के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और वो वहाँ से निकल नहीं सकते, आपको मालूम है। इसलिए ट्रैवल या ट्रांसफर हमेशा कौन करता है बेटा, निगेटिव। अब ध्यान सुनना बेटा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन सारे उतर उतर कर नीचे चले आएंगे तो बेटा ये थी क्या, स्टेप 1। बेटा स्टेप 2 में क्या कहानी बनेगी कि हमारे पास अब ये जो बॉल बची है ना, अब बेटा ये कैसी हो चुकी होगी, पॉजिटिव चार्ज हो चुकी होगी, है ना। तो यही पूछा गया था कि अगर ये सिस्टम दिख रहा है तो बताइए पॉजिटिव चार्ज होगा या कौन सा चार्ज होगा। तो बेटा फाइनल रिजल्ट है कि जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज हो चुकी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की तरफ ट्रैवल कर जाएंगे तो, और इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे बेटा, तो इसे अर्थिंग कहते हैं, नीचे जाते चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था फिजिक्स का। लेक्चर नंबर 1 वेक्टर के नाम से डला हुआ है, ये लेक्चर नंबर 2 था। अब इसके बाद बेटा अब अपन चलेंगे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल में, लेकिन मिलेंगे कल इसी समय के आसपास ही, ठीक है। और बस ठीक है दोस्तों, इसके बाद अभी केमिस्ट्री का भी एक लेक्चर डलेगा, तो उसको भी देखिए ना भूले। मोल कंसेप्ट 1 डला हुआ है, मोल कंसेप्ट 2 आज डलेगा, ठीक है। मैथ्स 1 एक डला हुआ है ना, जो फंक्शन है उसको देखिए ज़रूर। और इसके बाद आज भी मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 डलेगा, तो देखना ना भूलें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।